क्या रूल, सिंपल रूल है। अगर आपके पास सैंपल आ रहा है यूरिन का, तो आपको सिर्फ इतना करना है कि आपको पेशेंट का नाम और एज बहुत अच्छे से लेबल्ड हो, ये आपको ध्यान रखना है उस सैंपल में। मान लीजिए एक ही नाम के दो पेशेंट्स हैं, देन यू शुड नो कि एक फॉर एग्जांपल आरती नाम की कोई पेशेंट है। अब एक 34 हो सकती हैं और एक 35 हो सकती हैं, तो एज इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो नाम, एज एंड जेंडर तीनों जब लिखे हों तो ही वो आप सैंपल को एक वैलिड सैंपल मानिए। और अगर नहीं लिख के आया तो जो लेके आया, राइडर है या कहीं डॉक्टर है जिनकी तरफ से आ रहा है, उनसे आप प्रॉपर पता करिए। नहीं तो कभी कभी क्या होता है कि यूरिन सैंपल ही नहीं आया एंड यू मेक अ रिपोर्ट, क्योंकि उस पर अजीब सा नाम लिखा होता है या मार्कर से लिखा होता है एंड वो हट जाता है। एंड देन यू लैंड अप एज्यूमिंग कि ये सैंपल उसी का होगा। वो जो होगा होता है ना, उससे क्या होता है, बाकी रिपोर्ट की क्रेडिबिलिटी भी जाती है। तो एक यूरिन रिपोर्ट के चक्कर में बाकी रिपोर्ट्स की अगर क्रेडिबिलिटी जाती है, तो यूरिन शुड बी टेकन वेरी वेरी सीरियसली। इस लेक्चर में हम सिर्फ एक माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन की बात करेंगे। वी विल नॉट टॉक अबाउट फिजिकल और केमिकल एग्जामिनेशन ऑफ द यूरिन। तो स्टार्ट करते हैं कि कौन सी माइक्रोस्कोपिक सेटिंग पे देखना है। मैं सजेस्ट करती हूँ 10x पे देखना है। 10x पे देखना है सबसे पहले। और उसमें क्या क्या देखना है? 10x पे आपको क्योंकि कास्ट दिख जाएंगे, और आपको म्यूकस का थ्रेड दिख जाएगा और एपिथेलियल सेल्स दिख जाएंगे। अब 40x पे क्या देखना है? 40x पे बाकी चीजें आपको देखनी है। तो स्टार्ट करेंगे 10x से माइक्रोस्कोप में और सीधा जाएंगे 40x पे। जब आप ये सारी चीजें देख लेंगे 10x पे, उसके बाद पर 40x से स्टार्ट करके 10x पे नहीं जा सकते। एक तो ये क्योंकि इट विल लीड टू लॉट ऑफ कंफ्यूजन, और आपकी ग्रेडिंग खराब हो सकती है, आपकी नंबरिंग खराब हो सकती है। मान लीजिए देखने में सिर्फ 3 से 4 था, आप उसको दे देंगे 13 to 14 या 1 to 2, डिपेंडिंग ऑन कि आप शिफ्ट कैसे कर रहे हैं। 40 से 10 जा रहे हैं तो आपको थोड़ा ज़्यादा दिखेगा नंबर, और 10 से 40x जा रहे हैं तो आपको कम दिखेगा नंबर। तो इसलिए 10x से स्टार्ट कीजिए। एक प्रॉपर एक फाउंडेशन बन जाए यूरिन का कि किस तरीके का यूरिन और डीलिंग विद, उसके बाद आप 40x पे जाइए। और साथ में डू नॉट रिपोर्ट, एकदम से नहीं रिपोर्ट करना है। एटलीस्ट 10 to 15 फील्ड्स देख लीजिए। ऐसा ना हो कि वो सेडिमेंट सिर्फ एक ही फील्ड में दिखे आपको। इसलिए 10 से 15 फील्ड आराम से देखिए 10x की, उसके बाद यू स्टार्ट रिपोर्टिंग। तो दिस इज द लैब प्रोटोकॉल वी फॉलो। अगर आप लैब में ऑलरेडी काम करते हैं तो आपने ये वाला बॉक्स जरूर देखा होगा, चाहे आप ट्रेनी हैं तो भी आपने यूरिन एग्जामिनेशन में इसे यूज होते हुए देखा होगा। ये एक केमिकल टेस्टिंग स्ट्रिप है जिसमें पेशेंट का पीएच, कीटोन्स, ग्लूकोज, नाइट्राइट्स सब कुछ पता चल जाता है। शुरू में जब आप माइक्रोस्कोपी करना सीख रहे हैं, तो आई विल सजेस्ट दैट यू गो विद दिस एज योर असिस्टेंट, एज अ हेल्पर। कैसे? देखिए, अगर मान लीजिए ग्लूकोज आ रहा है इसमें, तो आप माइक्रोस्कोपी में यीस्ट सेल्स ढूंढेंगे। यीस्ट सेल्स का मतलब क्या है? फूल जैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और इनका मतलब डायबिटीज होता है। अगर ये मिल जाए तो डायबिटीज पेशेंट को होती है 80% चांसेस में, जब तक कि वो एक लेडी ना हो जिसमें वैसे भी यीस्ट कॉमन होता है प्रेगनेंसी में। ठीक है, तो ग्लूकोज अगर इसमें प्लस है या 2+ है तो यीस्ट सेल्स आप ढूंढ लीजिए। ठीक है, अभी इसी स्ट्रिप में अगर नाइट्राइट्स पॉजिटिव आ रहे हैं, ठीक है, तो आप पस सेल्स ढूंढिए, क्योंकि अगर नाइट्राइट्स 1+ आ रहे हैं तो 6 to 8 हो सकते हैं, 2+ आ रहे हैं तो 14 to 16, 3+ आ रहे हैं तो फुल फील्ड। इस तरीके से आपको पस सेल्स मिलेंगे। तो इसी तरीके से हम डिसाइड करते हैं, और साथ में हम इसकी मदद ले सकते हैं। इसमें एक ब्लड का भी ऑप्शन होता है। जैसे मान लीजिए अब अगर यूरिन में ब्लड है, तो यहाँ पे वो पॉजिटिव कलर दिखाएगा, यूजुअली ग्रीन कलर दिखता है। तो हम आरबीसी ढूंढेंगे, फिर हमें आरबीसी ढूंढने में इजी हो जाएगा। और बाय चांस आपने पहले माइक्रोस्कोपी कर ली है, तो आप इस स्ट्रिप से उसको दोबारा रिकन्फर्म कर सकते हैं, ये देखने के लिए कि जो आपने देखा है वो वाकई ठीक है या नहीं। सो आरबीसी आप चेक कर सकते हैं, पस सेल्स आप चेक कर सकते हैं, बडिंग ईस्ट सेल्स आप चेक कर सकते हैं। स्क्रीन पे आप देखिए डिफरेंट कलर्स ऑफ यूरिन है। तो जब भी हम माइक्रोस्कोपी करेंगे, तो ऐसे ब्लाइंडली माइक्रोस्कोपी नहीं करनी चाहिए।
आप एक बार कलर ज़रूर देखें यूरिन का। अगर किसी और ने प्रोसेस किया देन ऑल्सो लुक फॉर द यूरिन, बिकॉज़ सी दिस इज़ समथिंग व्हिच जिसमें कि ग्रॉसली भी हमें पता चल रहा है कि आरबीसीज़ नहीं है। बट जैसे-जैसे कलर बढ़ रहा है, ये हुआ या ये हुआ, आरबीसीज़ होने की संभावना इनमें बढ़ जाती है। अब दिस ऑरेंज कलर कैन बी बिकॉज़ ऑफ टीबी की जो दवाई होती है राइफैम्पिसिन। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर कलर आ ही रहा है तो ज़रूरी आरबीसी होने हैं। ब्लड अगर नहीं है, this can be like 99% we are sure that okay blood can be there because it's completely red in color, but आप इसमें नहीं कह सकते हैं। ये राइफैम्पिसिन का साइड इफेक्ट भी हो सकता है कि वो ऑरेंज कलर की यूरिन दे देती है। जो हमारा बी कॉम्प्लेक्स है, बी कॉम्प्लेक्स में डीप येलो कलर का यूरिन रह सकता है, दिस एनीथिंग। तो कलर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, तो माइक्रोस्कोपी करते वक्त एक बार कलर के साथ कोरिलेट कर लें उसको। हमेशा ये ध्यान रखना है कि जो माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन है वो ऐसे कभी नहीं आप कर सकते कि आपका एक कंटेनर में यूरिन आया था और आपने उसमें से एक ड्रॉप लिया, स्लाइड पे डाला और एग्जामिन किया। नो, यू ऑलवेज हैव टू सेंट्रीफ्यूज इट। उसको अच्छे से सेंट्रीफ्यूज करके उसके बाद जो ये मटेरियल आता है इसको स्लाइड पे डाल के कवर स्लिप से कवर करके देन यू हैव टू एग्जामिन इट। जो ऊपर का जो फ्लूइड है सेंट्रीफ्यूज के बाद उसको आप पोर ऑफ कर सकते हैं, दैट इज ऑफ नो यूज। बट यस, अगर आपको माइक्रो एल्बुमिन लगाना है तो लिक्विड पोर्शन ही यूज करते हैं और सेडिमेंट को यूज नहीं करते माइक्रो एल्बुमिन और माइक्रो प्रोटीन में। वो एक बायोकेमिस्ट्री का पार्ट है। बट सेडिमेंट से ही माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन होगा। जो यहाँ पे नीचे डिब्रिस इकट्ठा हो जाता है, जैसे इसमें ज्यादा है तो पस सेल्स की टेंडेंसी या फिर कोई भी इंफेक्शन की चांसेस इसमें ज्यादा निकलेंगे। माइक्रोस्कोपिक स्लाइड को डायरेक्टली माइक्रोस्कोप के नीचे नहीं रखना है, क्योंकि जैसे ही उसमें लेंस लगेगा यू विल नॉट बी एबल टू सी एनीथिंग। यू हैव टू कवर इट विद द कवर स्लिप एंड देन रीड। 10x पे जाके फिर 40x करेंगे। क्या क्या मिल सकता है? देखिए, जैसे कि नॉर्मल और अबनॉर्मल सेल्स। अब नॉर्मल में कास्ट में कुछ चीजें हैं जो नॉर्मल हैं, जैसे कि हाइलीन कास्ट हो गया। हाइलीन कास्ट नॉर्मली भी मिल जाता है, ठीक है, बट वैक्सी कास्ट नहीं मिलता है। सो डिपेंड्स कि कौन सा कास्ट है। ऐसे ही क्रिस्टल्स, 1 or 2 क्रिस्टल्स आर स्टिल ओके, बट मोर देन दिस नॉट ओके। अमॉर्फस जरूरी नहीं है कि नॉर्मल हो, अब नॉर्मल है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थोड़े बहुत चलता है, बट बहुत ज्यादा अलोंग विद पस सेल्स इंडिकेट्स इन्फेक्शन। पस सेल्स को हम डब्ल्यूबीसी भी बोलते हैं यहाँ पे, और इनका होना अपने आप में इन्फेक्शन को दर्शाता है। आरबीसी 1 to 2 ऐसे ही बस दिख गए, ठीक है, कोई बात नहीं। बट अगर आरबीसी आपको दिख रहे हैं, 5 से 6 भी दिख रहे हैं अगर हाई पावर फील्ड में, देन इट्स अब नॉर्मल। एपिथेलियल सेल्स 4 to 6 ठीक है, कोई बात नहीं है। अप टू 5 to 8 भी चल जाते हैं, नो प्रॉब्लम। बट यस, अगर ये ज्यादा शेड ऑफ हो रहे हैं इसका मतलब यूरिनरी ट्रैक्ट में कोई दिक्कत है एंड एपिथेलियल लाइनिंग इज गेटिंग एक्टिवेटेड बिकॉज ऑफ मे बी इंफेक्शन, इंजरी, इन्फ्लेमेशन और एनी ग्रोथ। म्यूकस मोस्टली इन इन्फेक्शन, बहुत अगर म्यूकस मिल जाता है इन्फेक्शन को ये दर्शाता है। अब आ जाते हैं सबसे पहले आरबीसी पे। जैसे कि मैंने पिछली स्लाइड में बताया कि 2 to 5 नॉर्मल हैं, तो ये 1 और ये 2 इतना अगर दिख गया और हर फील्ड में नहीं, कहीं कहीं, तो ये नॉर्मल है। पर अगर इस तरीके से दिखने लग जाए, अब हर फील्ड में 5 दिखने लग जाए, तो वो आप उसे नॉर्मल करके इग्नोर नहीं कर सकते, यू हैव टू रिपोर्ट इट। क्योंकि आरबीसी का मतलब है कि कहीं ना कहीं इंजरी हो रही है, कहीं ना कहीं कुछ दिक्कत है, जो कि आरबीसी कब आएंगे, जब कहीं ना कहीं कुछ ब्रेक हुआ है। मान लीजिए ये किडनी की लाइनिंग है या फिर यूरिथ्रा की लाइनिंग है, अगर यहाँ पे कोई इंजरी हुई है चाहे स्टोन से हुई हो, तो यहाँ से आरबीसी लीक करेगा। अब आरबीसी लीक करके यूरिन में जाएगा और आप यूरिन में देखेंगे, एंड दैट मीन्स दैट मे बी इंजरी इज हैपनिंग। अभी क्या है कि 2 तरीके के आरबीसी आपको दिख सकते हैं। एक होते हैं कि सेम शेप के,
मतलब 1 2 3 4 5 शेप आपने देखी और सब एक ही साइज और शेप के हैं, तो उनको हम कहेंगे आइजो आइजोमॉर्फिक। आइजोमॉर्फिक मतलब आरबीसी निकल तो रहा है पर उसका ओरिजिन शायद किडनी नहीं है। जैसे ही डिस्मॉर्फिक रेड ब्लड सेल्स दिखेंगे, मतलब कोई भी शेप, छोटी बड़ी टेढ़ी मेढ़ी किसी भी तरीके की, तो उनको हम कहेंगे डिस्मॉर्फिक रेड सेल्स। मॉर्फ का मतलब क्या होता है? शेप। ओके, सो डिस्मॉर्फिक रेड सेल्स का ओरिजिन कहाँ हुआ? किडनी। तो डिस्मॉर्फिक अगर आरबीसी हैं तो आपको ये रिपोर्ट करने हैं एज डिस्मॉर्फिक आरबीसी। और अगर आइसोमॉर्फिक है तो आप सिर्फ आरबीसी रिपोर्ट कर सकते हैं विद नो डिस्मॉर्फिया सीन। अगर नॉर्मल आपको दिख रहे हैं, मान लीजिए आरबीसी की शेप साइज सब सेम है, कहीं से टूटे हुए नहीं है, टेढ़े मेढ़े नहीं है, तो आप आरबीसी सीन लिख के, आरबीसी सीन विद नो डिस्मॉर्फिया। हालांकि अगर आपको डिस्मॉर्फिया दिख गया तो आप लिखेंगे आरबीसी विद डिस्मॉर्फिया प्रेजेंट और ब्रैकेट में रीनल। क्योंकि अगर आपने डिस्मॉर्फिया देख लिया इसका मतलब किडनी ओरिजिन हो सकता है। किडनी का टेक्निकल मैकेनिक मेडिकल नेम रीनल है, तो आप क्वेरी रीनल लगा दीजिए ताकि आपकी रिपोर्ट किसी चीज किसी फिजिशियन की, किसी सर्जन की, किसी नेफ्रोलॉजिस्ट की मदद कर पाए। ये एकांथोसाइट्स के बारे में एक स्पेशल स्लाइड इसलिए मैंने बनाई है बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू आर रिपोर्टिंग अ पेशेंट हु इज सफरिंग फ्रॉम अ क्रॉनिक रीनल प्रॉब्लम, क्रॉनिक किडनी प्रॉब्लम। इसमें आरबीसी मिल रहे हैं, ये एक अब नॉर्मल बात नहीं है। इसमें आरबीसी के ऊपर ऐसे रिंग जैसे स्ट्रक्चर बन जाते हैं, जैसे अंगूठी होती है ना डायमंड की, उस तरीके के रिंग जैसे स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं और ये होते आरबीसी हैं। और इन आरबीसी को हम कहते हैं एकांथोसाइट्स। ओके, तो जब एकांथोसाइट दिखे तो रीनल ओरिजिन सोचना चाहिए, और अगर आपको ये दिखते हैं तो आपको एकांथोसाइट्स एकांथोसाइट्स सीन लिखना जरूरी है। सीन कितना दिख रहा है वो लिख दीजिए ग्रेड्स में। अगर कम दिख रहे हैं या बस दिख रहे हैं तो प्रेजेंट लिख दीजिए। अगर ज्यादा दिख रहे हैं तो 2+ या फिर 3+। इस तरीके से आप लिख सकते हैं और हाई पावर फील्ड लिख दीजिए और साथ में रीनल ओरिजिन लिख दीजिए। दिस इज हाउ यू रिपोर्ट एकांथोसाइट्स बिकॉज दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। सिर्फ आरबीसी रिपोर्ट करने से आप फिजिशियन को कम मदद कर पाएंगे, बट अगर आपने ये रिपोर्ट कर दिया तो स्ट्रेट अवे किडनी के स्कैन शुरू हो सकते हैं, किडनी का अल्ट्रासाउंड शुरू हो सकता है और आप शायद अपनी अच्छी रिपोर्टिंग से किसी की जान बचा सकते हैं। आरबीसी हमने डिस्कस किए, अब हमारे पस सेल्स। पस सेल्स 2 से 4 ओके नो प्रॉब्लम। हमने 1 2 ये आया या फिर 3 4 भी आए, पर हर फील्ड में नहीं। आप कहीं देख रहे हैं कहीं नहीं देख रहे हैं तो 2 to 4 करके आप इसको रिपोर्ट कर सकते हैं। बट अगर डब्ल्यूबीसी ज्यादा हो जाए, अगर ब्लड में ज्यादा हो जाता है तो हम क्या कहते हैं कि फीवर है। ऐसे ही अगर यूरिन में ज्यादा हो जाए तो हम उसको यूटीआई का नाम दे देते हैं। तो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यूरिन के ट्रैक्ट का इन्फेक्शन, ट्रैक्ट मतलब रास्ता, यूरिन के ट्रैक्ट का इन्फेक्शन इज कॉल्ड एज यूटीआई। अब यूरिन का ट्रैक्ट कौन सा होता है? यूरिन का ट्रैक्ट यहाँ किडनी से शुरू होके ब्लैडर और यूरिथ्रा का पूरा होता है। तो पस सेल यहाँ से कहीं से भी शुरू हो सकते हैं, यहाँ पे भी हो सकते हैं पस सेल्स जो पास होके यूरिन में यहाँ से निकल रहे हैं, और ये जो पूरा रास्ता है ये पूरा कहीं भी पस सेल्स का ओरिजिन हो सकता है। सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ दिस एंड देयर इज नो वे कि आप बता सके कि पस सेल एक्चुअली निकल कहाँ से रहा है। जैसे हम आरबीसी के शेप से पता लगा पा रहे थे, पर पस सेल्स के शेप से कोई चेंज नहीं होता है और आप नहीं पता लगा सकते हैं। हाँ, एक चीज जो बहुत अलग है पस सेल्स के बारे में जानने के लिए, वो है ग्लिटर सेल्स। ग्लिटर सेल्स क्या होते हैं? एक जैसे ये एक पस सेल्स हैं, उसमें जो डब्ल्यूबीसी के जो ग्रैन्यूल्स है ना, जो छोटे छोटे जो उनके अंदर दाने जैसे पड़े होते हैं, वो चमक रहे होते हैं और इन चमक वाले
सेल्स को हमने नाम दिया ग्लिटर सेल क्योंकि इनमें चमक थी। तो ये WBC आर ऑल्सो कॉल्ड एज ग्लिटर सेल्स, और अगर ये ग्लिटर सेल्स दिख रहे हैं तो हम किडनी ओरिजिन कर लेते हैं, किडनी ओरिजिन के बारे में सोचते हैं। तो ग्लिटर सेल्स शुड बी रिपोर्टेड। आपने जैसे पस सेल्स के आगे, सॉफ्टवेयर में पस सेल्स के आगे लिखा 20 to 22 पर हाई पावर फील्ड, और साथ में आप लिखेंगे ग्लिटर सेल्स नॉट सी या फिर सीन। उससे आपने फिजिशियन को दो तरीके से मदद की कि आपने एक तो पस सेल्स रिपोर्ट किए जिससे उनको इन्फेक्शन के बारे में पता चल रहा है, और साथ में ग्लिटर सेल्स के बारे में आपने ही उनको बताया कि किडनी तक नहीं सोचना है, नीचे उस लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के बारे में वो सोचे जा सकता है। अब आ जाते हैं म्यूकस पे। म्यूकस एक छोटे पतले पतले ऐसे ऐसे धागे पड़े होते हैं जिनके अंदर कुछ आपको लगता नहीं कि कोई जान है, बस वो ऐसे धागे आपको बैकग्राउंड में दिख जाएंगे, जैसे ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये। अब इनका सिग्निफिकेंस क्या है, आपको क्यों इसे रिपोर्ट करना है? क्योंकि ये जो अगर आपकी किडनी है ये, और ये ब्लैडर है, और ये यूरेथ्रा है, तो इस एरिया में अगर जब इन्फेक्शन होता है, प्रॉब्लम होती है, तो म्यूकस थोड़ा ज्यादा प्रोड्यूस होता है। और म्यूकस प्रोड्यूस अगर हो रहा है तो वो यूटीआई, किडनी स्टोन, अल्सरेटिव कोलाइटिस, ये तो यू कैन इग्नोर, यू डोंट हैव टू गो देयर। जस्ट इफ यू सी म्यूकस तो आप उसको रिपोर्ट करेंगे म्यूकस थ्रेड्स सीन। उसके साथ प्लस सेल्स और आरबीसी तो आप रिपोर्ट कर ही रहे थे, म्यूकस थ्रेड्स को आप इस तरीके से रिपोर्ट करेंगे। बहुत ज्यादा दिख रहा है तो 2+, और उम्दा दिख रहा है कि बिल्कुल कवर ही हो रहा है, बैकग्राउंड पूरा डर्टी हो रहा है, तो 3+ करके आप इसे रिपोर्ट कर सकते हैं। अब एपिथेलियल सेल्स क्या होते हैं? एपिथेलियल सेल्स होते हैं लाइनिंग ऑफ द ऑर्गन, लाइनिंग ऑफ द ऑर्गन। ठीक है। अब इतना बड़ा ट्रैक्ट है, किडनी से शुरू हो रहा है, और ब्लैडर और यूरिथ्रा। अब अगर इस एरिया का लाइनिंग हम बात करें तो उसकी लाइनिंग होती है स्क्वैमस, नाम से ही पता चल रहा है कि स्क्वायर है। अब इस फील्ड में आप देखिए कि स्क्वायर कौन सा है, ये है, लगभग स्क्वायर ही ये मानेंगे हम इसको। ये देखिए ये स्क्वायर है, ये भी टूटा फूटा स्क्वायर है। ठीक है। तो स्क्वैमस है तो जेनाइटल ट्रैक्ट, मतलब जो सबसे नीचे हमारी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, उसकी शेडिंग ऑफ लाइनिंग को हम स्क्वैमस देखेंगे। यूटीआई में एपिथेलियल सेल्स बढ़ जाते हैं। अब एपिथेलियल सेल्स की शेडिंग अगर बढ़ जाती है, इसका मतलब दिक्कत है अंदर। ठीक। अगर ब्लैडर से आ रहा होगा एपिथेलियल सेल तो वो कुछ इस तरीके के दिखेंगे, गोल। और आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि ये बड़े से पस सेल्स क्या दिख रहे हैं, ये एपिथेलियल सेल होते हैं, पर इनका जो ओरिजिन होता है वो यूरिनरी ब्लैडर होता है, और हम इनको कहते हैं ट्रांजिशनल एपिथेलियल सेल्स। ठीक है। ट्रांजिशनल एपिथेलियल सेल्स। ट्रांजिशनल क्यों? क्योंकि इनके अंदर एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट होने की टेंडेंसी होती है, क्योंकि ब्लैडर एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट होता रहता है यूरिन के साथ। तो ट्रांजिशनल एपिथेलियल सेल्स, अगर ये बढ़ जाते हैं तो इन्फेक्शन हम मानते हैं। पर जब हम एपिथेलियल सेल्स रिपोर्ट करते हैं तो आप स्क्वामस और ट्रांजिशनल को मिला के काउंट देंगे। ऐसा नहीं दे सकते हैं कि 3 से 4 हमें स्क्वामस दिख रहे हैं, 4 से 6 हमें ट्रांजिशनल दिख रहा है। आप उनको मिला के 10 to 12, 8 to 10 जो भी आप देना चाहते हैं वो आप दीजिए, पर दोनों को प्लस कर लीजिए। स्क्वामस प्लस ट्रांजिशनल का काउंट मिला के एपिथेलियल सेल का काउंट बनेगा। अलग अलग यू डू नॉट हैव टू मेंशन, अनलेस फिजिशियन ने आपसे मांगा नहीं है, ये कोई नहीं मांगेगा। पर अगर फिर भी डू नॉट एक्ट स्मार्ट, जस्ट काउंट एवरीथिंग, एपिथेलियल सेल चाहे स्क्वामस या ट्रांजिशनल, एंड उसको प्लस कीजिए और काउंट दे दीजिए। अब सबसे इम्पोर्टेंट जो हम मिस कर सकते हैं पैथोलॉजी में, जैसे बोला जाता है कि अगर आपके दिमाग को नहीं पता है, आप उसको माइक्रोस्कोप के नीचे नहीं देख सकते। तो आपको ये पता होंगे क्रिस्टल्स तो ही आप देख पाओगे, नहीं तो आप उसको कूड़ा मान के, स्लाइड में कुछ फॉरेन बॉडी आ गई है, कुछ ऐसे ही आ गया होगा स्लाइड में, शायद कुछ डस्ट लगी रह गई होगी, ये सोच के आप उसे इग्नोर मार देंगे, एंड यू कैन मिस अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग।
तो स्टार्ट करते हैं यूरिक एसिड से। यूरिक एसिड इस तरीके से आपको ब्राउन कलर के मिल जाएंगे, ठीक है। ये यूरिक एसिड है, कॉमन है। और यूरिक एसिड और सीरम यूरिक एसिड के साथ इसे भी कोरिलेट कर सकते हैं। मोर देन 7 अगर यूरिक एसिड की वैल्यू है तो यूरिन में पास हो सकता है। अब पोस्ट कार्ड के दो शेप्स हो सकते हैं, एक तो ये छोटा पोस्ट कार्ड और ये बड़ा पोस्ट कार्ड। जो छोटा पोस्ट कार्ड है उसको हम नाम दे रहे हैं कैल्शियम ऑक्सलेट, और जो बड़ा पोस्ट कार्ड है उसको हम नाम दे रहे हैं ट्रिपल फॉस्फेट, ठीक है। अब आप ट्रिपल से याद रखिए कि ये बड़ा है, 3 गुना हो गया ना। तो कैल्शियम ऑक्सलेट छोटा और बड़ा ट्रिपल फॉस्फेट। अब इसको देख लीजिए, ये ट्रिपल फॉस्फेट है और ये जो छोटा पोस्ट कार्ड है चिट्ठी जैसा बना हुआ है ना, ये इस तरीके से, तो ये कैल्शियम ऑक्सलेट इज दी स्मॉलर वन, ट्रिपल फॉस्फेट इज दी बिगर वन। अभी कैल्शियम के क्रिस्टल्स भी दो तरीके के होते हैं, एक तो हमने बात करी ऑक्सलेट और एक होता है कार्बोनेट, इस तरीके से। अब ऑक्सलेट में जिस तरीके से हमने बोला कि छोटा पोस्ट कार्ड, ये तो आपको याद हो गया, ठीक है। बहुत ही ब्राइट होंगे, शाइनी होंगे और बहुत सारे होते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे स्टार्स चमक रहे हैं फील्ड के अंदर, ठीक है। बट जो ये वाले हैं, ये डंबल होता है ना जो जिम में हम यूज करते हैं, डंबल्स, उसकी तरह दिखते हैं। तो कैल्शियम कार्बोनेट जो मिलेगा वो डंबल की तरह मिलेगा, 1 kg डंबल, 2 kg डंबल, उस तरीके के ये कैल्शियम कार्बोनेट वाले आपको मिलते हैं। कैल्शियम के दो तरीके के हो गए। अब उसके अलावा तीसरा कैल्शियम का आ रहा है फॉस्फेट। ये ऐसा लगेगा जैसे बहुत सारे चौक एक साथ इकट्ठे कर दिए, तो चौक का कलेक्शन गोल गोल बनाकर आपको दिखेगा कैल्शियम फॉस्फेट, ठीक। तो हमने क्या देखा, करा पहले तो यूरिक एसिड बिल्कुल अलग शेप है, ठीक है। अभी इसी यूरिक एसिड को थोड़ा सा खींच दीजिए तो हिप्यूरिक एसिड बन जाएगा, ठीक है ना। शेप को मान लीजिए आप, ये इलास्टिक है इसमें और आपने इसको स्ट्रेच कर दिया, तो क्या बना, हिप्यूरिक एसिड। एक हो गया यूरिक एसिड, एक हो गया हिप्यूरिक एसिड। अब उसके बाद छोटा पोस्ट कार्ड कैल्शियम ऑक्सलेट, बड़ा पोस्ट कार्ड ट्रिपल फॉस्फेट। उसके बाद कैल्शियम ऑक्सलेट कार्बोनेट फॉस्फेट, COP, कॉप। तो कार्बोनेट में क्या हो रहा है, डंबल शेप हो रहा है, ठीक है, डंबल शेप। ऑक्सलेट में क्या हो रहा है, पोस्ट कार्ड शेप हो रहा है। और फॉस्फेट में क्या हो रहा है, स्टैक ऑफ चॉक्स। स्टैक मतलब गुच्छा, स्टैक ऑफ चॉक मतलब जो चौक हम पढ़ने के लिए यूज करते हैं, उसको हमने अगर एक साथ लगा दिया फूल फूल की डायरेक्शन, फूल की तरह शेप में, तो वो कैल्शियम फॉस्फेट बन जा रहा है। अब ये देखिए अमोनियम बायोरेट, ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई इंसेक्ट है। तो अगर आपको इनडेफिनिट दिख रहा है और ये वाले बहुत सारे दिख रहे हैं, तो आप इसको अमोनियम बायोरेट दे सकते हैं, ठीक। तो ये हुए क्रिस्टल जो सबसे ज्यादा मिलते हैं और आपको याद रखने चाहिए। अब इसके अलावा अब नॉर्मल क्रिस्टल्स पे आ जाइए। पीले कलर का नीडल जैसा क्रिस्टल बिलीरुबिन, पीलिया में क्या होता है, पीला कलर हो जाता है, तो जाहिर सी बात है यूरिन भी पीला होगा। तो इन क्रिस्टल्स में जो नीडल जैसे क्रिस्टल्स हैं, इनका जो कलर है वो येलो हो जाता है, तो बिलीरुबिन। अगर ये नीडल जैसे हैं पर इस कलर के हैं, पिंक कलर के हैं, तो टायरोसिन। सेम अगर नीडल है और अलग अलग पड़े हुए हैं, तो ए साइक्लोविर। ए साइक्लोविर दवाई होती है जो एड्स में दी जाती है HIV पेशेंट को। अगर नीडल है और नॉर्मल पड़े हुए हैं क्रिस क्रॉस क्रिस क्रॉस क्रिस क्रॉस, तो इंडिनाविर। पर अगर आप ये नहीं भी रिपोर्ट करते हैं तो चलता है, पर आप बिलीरुबिन एटलीस्ट आपको रिपोर्ट करना आना चाहिए, टायरोसिन आपको रिपोर्ट करना आना चाहिए। नीडल अगर इस तरीके से लग जाए कि कॉमन एक बनाया हुआ है और साथ में तो ये सल्फा क्रिस्टल है, ये भी ड्रग होते हैं, ड्रग का ग्रुप है, ठीक। अभी ये हो गया ड्रग्स की वजह से, और ये हो गया बिलीरुबिन पीलिया की वजह से, ये हो गया टायरोसिन की वजह से, ये इंडिनावीर और एसाइक्लोविर। मतलब नीडल जैसी जो क्रिस्टल्स हैं वो 4 हैं, एक हुआ बिलीरुबिन, एक हुआ टायरोसिन,
एक हुआ एड्स वाली ड्रग्स, ठीक है। एड्स वाली ड्रग्स में आप नोट कर लेंगे कलरलेस है ये, इसमें कोई भी कलर नहीं है, जैसे कि टायरोसिन में पर्पल कलर निकल रहा है और बिलिरुबिन में येलो कलर है। इन इन ये कलरलेस है एड्स वाली जो है। तो कम से कम ये आप ध्यान रखें, टायरोसिन की पर्पल नीडल याद रखें, बिलिरुबिन की येलो नीडल्स याद रखें। अब स्टेप लैडर, एक लैडर की तरह, जैसे वो जो सीढ़ियां होती है ना, इस तरीके से अगर इस तरीके के क्रिस्टल हैं सीढ़ियों जैसे, तो आप उनको कोलेस्ट्रॉल क्रिस्टल कहेंगे। अब कोलेस्ट्रॉल क्रिस्टल कैसे याद रखेंगे? कोलेस्ट्रॉल कम होता है एक्सरसाइज से, सीढ़ियां चढ़ने से कोलेस्ट्रॉल कम होता है। तो कोलेस्ट्रॉल क्रिस्टल्स एंड स्टेप्स आर रिलेटेड, और स्टेप लैडर पैटर्न अगर मिलता है क्रिस्टल्स का तो उन्हें कोलेस्ट्रॉल क्रिस्टल्स आप कह सकते हैं, ठीक। सिस्टीन को आप इस तरीके से याद कर लीजिए कि एक हेक्सागन के अंदर दूसरा हेक्सागन, ठीक है। इसका और कोई तरीका मुझे नहीं समझ आया तो आप इसको ऐसे ही याद कर लीजिए। और ल्यूसीन का बहुत ही पर्टिकुलर, ऐसा जैसे अगर आप पेड़ को काटेंगे, पेड़ के तने को अगर आप काट देते हैं, चॉप कर देते हैं ब्रेड की तरह, तो इस तरीके का पैटर्न बनता है, तो आप उसको ल्यूसीन क्रिस्टल कहते हैं। अगर आपने इतना भी रिपोर्ट कर दिया तो आप फिजिशियन को डायग्नोसिस में हेल्प करते हैं। आपको नाम याद होने ज्यादा इम्पोर्टेंट है, वजह क्यों हो रहा है ये कम इम्पोर्टेंट है। अगर ज्यादा पढ़ना चाहते हैं बेसिक से ज्यादा, तो डेफिनेटली आपको कॉजेस पता होने चाहिए, बट एटलीस्ट आपको ये डिटेक्ट करने आने चाहिए, चाहे आपको इनके कॉजेस पता हो या नहीं पता हो। तो डू यू वांट टू रिवाइज? देन लेट्स रिवाइज फ्रॉम हियर। नीडल्स में चार तरीके के क्रिस्टल होते हैं, बिलिरुबिन मतलब येलो नीडल, टायरोसिन मतलब पर्पल नीडल, और एड्स की ड्रग्स में कलरलेस नीडल्स जो कि कहीं कहीं पड़ी हुई हैं या फिर इस तरीके से स्टार की तरह पड़ी हुई है, ठीक। और सल्फा नीडल जो होते हैं वो एक तरफ ऐसे और एक तरफ इस तरीके से, ठीक। तो अगर स्टेप लैडर पैटर्न है तो कोलेस्ट्रॉल क्रिस्टल्स हैं। सिस्ट के अंदर सिस्ट पड़ी है तो सिस्टीन है। और अगर पेड़ के तने को हमने काटा हुआ है और उसके अंदर इस तरीके से के तरीके के क्रिस्टल हैं जो येलो कलर है, ब्राउन कलर है, तो ल्यूसीन क्रिस्टल है। अब रिवीजन के लिए सबसे कॉमन क्रिस्टल्स का एक बार रिवीजन कर लेते हैं। छोटा पोस्ट कार्ड पर बहुत सारा देखिए ब्राइट है, चमक रहे हैं, तो ये कैल्शियम ऑक्जेलेट है, छोटा पोस्ट कार्ड। अब इसी का बड़ा रूप ये है। मैंने बड़ा पोस्ट कार्ड बोला था बट इनमें कॉफिन लिड रखा हुआ है। जो लोग, जब क्रिश्चियन लोगों की डेथ होती है तो उनको जिस बॉक्स में बंद किया जाता है उसको हम कॉफिन कहते हैं, और ये कॉफिन लिड अपीयरेंस की होती है। पर आप बड़ा पोस्ट कार्ड करके ऐसे नाम को याद कर सकते हैं। व्हाट आर कास्ट? तो कास्ट होता क्या है? कास्ट सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर्स हैं, सिलिंड्रिकल हैं, सिगरेट शेप के स्ट्रक्चर्स हैं जो कि यूरिनरी सेडिमेंट में मिलते हैं। किस तरीके के? इस तरीके, सिलेंडर लंबे और जो एजेस होंगी वो गोल होंगी, ठीक है। अब दो तरीके के होते हैं, एक तो ए सेलुलर, ए सेलुलर मतलब बिना सेल के स्ट्रक्चर्स जो कि कास्ट बनते हैं। कास्ट का मतलब अपने आप में क्या होता है? ढांचा, किसी भी चीज का ढांचा जो अंदर से खाली हो पर बाहर से उसका एक प्रॉपर शेप हो। तो इस केस में सिलिंड्रिकल और सिगार शेप्ड स्ट्रक्चर है और राउंड एंड्स है, राउंड एंड्स। ए सेलुलर है और सेलुलर है। सबसे पहले ए सेलुलर की बात करते हैं। ए सेलुलर में चार हैं। सिंपल हाइलीन कास्ट, सारे जो भी ए सेलुलर कास्ट हैं वो हाइलीन ही होते हैं, पर हाइलीन में कुछ कुछ चीजें ऐड होती चल जाती हैं। अब हाइलीन के बाद आता है ग्रैनुलर। सबसे बेसिक कास्ट जो बनता है वो हाइलीन है, उसमें कुछ ऐड करके ग्रैनुलर बन जाता है। अब और चीजें हम अगर उसमें ऐड करते हैं या कुछ निकालते हैं या घटाते हैं तो वैक्सी हो जाता है, और उसके अलावा फैटी हो जाता है। ये हुआ जिसमें सेल्स नहीं है। अब सेल्स हमारे यहाँ तीन तरीके के हम ऑलरेडी माइक्रोस्कोप में देख रहे थे, ठीक है। आरबीसी अगर आपको दिख रहे थे, फर्स्ट सेल्स आपको दिख रहे थे, और एपिथेलियल सेल्स आपको दिख रहे थे, ये आप नोट कर ही रहे हैं, जो कि हमने अभी डिस्कस भी किया है पहली वाली स्लाइड्स में। तो अगर कोई भी कास्ट, इस तरीके का कास्ट जिसके अंदर आरबीसी होंगे, उनको क्या कहेंगे हम? आरबीसी कास्ट, वेरी इजी।
अगर WBC मतलब अगर पस सेल्स हैं, पस सेल्स हो रखे हैं, भर रखे हैं उसके अंदर, तो उसको हम कहेंगे WBC कास्ट। और अगर एपिथेलियल सेल्स बने हुए हैं तो एपिथेलियल सेल कास्ट। ठीक, या फिर रीनल एपिथेलियल कास्ट। अब आ जाते हैं ए सेलुलर। तो जैसे ये हमने बेसिक स्ट्रक्चर दिखाया, ए सेलुलर का ये है, ये बेसिक है, बिल्कुल खाली, चमकता हुआ सफेद, और आउटलाइन ऐसी दिखेगी। लाइट को थोड़ा कम करेंगे जब माइक्रोस्कोप की, तो ये आपको बहुत अच्छे से दिखते हैं। लंबे स्ट्रक्चर होते हैं, ज्यादातर ऐसे दिखते हैं। ठीक है, प्रॉपर ये शेप नहीं भी होगी तो कम से कम इस तरीके की रहेगी। अब इसी के अंदर मान लीजिए जो एपिथेलियल सेल्स खत्म हो जाते हैं, वो कूड़े की तरह, अगर डिब्रिस की तरह अगर आ जाए, तो उनको हम कहते हैं ग्रैनुलर कास्ट। ठीक, कास्ट की अपनी क्या एक खासियत है कि कास्ट हमेशा तभी आएंगे जब किडनी में प्रॉब्लम हो। किडनी से नीचे अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आपको हाइलीन कास्ट नहीं मिलेंगे, किसी भी तरीके के कास्ट नहीं मिलेंगे, एक्सेप्ट या तो फीवर बहुत तेज हो, या फिर बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर ली। जैसे जिम, नॉर्मल जिम से नहीं, जैसे जो वेट ट्रेनिंग एक्सरसाइज होती हैं या फिर बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप्स होती हैं, उसमें कास्ट यूरिन में मिल जाते हैं, जिसमें कि किडनी की प्रॉब्लम नहीं है तो भी मिल जाते हैं। ठीक, अब नाउ एक नॉर्मल कास्ट था, एक ग्रैनुलर कास्ट था, जब उसके अंदर टूटे हुए एपिथेलियल सेल्स आ गए। अब फैटी से आप समझ सकते हैं कि अगर हाइलीन कास्ट के अंदर फैट ग्लोब्यूल्स आ जाएं तो उसको हम फैटी कास्ट बोलते हैं। ये कहाँ मिलता है? ये बच्चों की एक बीमारी होती है नेफ्रोटिक सिंड्रोम, उसमें मिलता है। उसके अलावा एक वैक्सी कास्ट होता है। वैक्सी कास्ट का स्पेसिफिक जो डिजीज है वो है एंड स्टेज रीनल फेलियर। किडनी फेल होने के वक्त मिलता है। अब इसकी वजह क्या है? जब जैसे ये किडनी है, अब ये फंक्शन तो कर नहीं रही, फेल हो गई है, तो इसके अंदर जो भी यूरिन है वो जमने लग गया। अब वो जम रहा है तो वो कास्ट बना रहे हैं, तो वो हाइलीन कास्ट ऐसे जमने चाहिए थे यहाँ पे। अब वो निकल तो पा नहीं रहे हाइलीन कास्ट, क्योंकि यूरिन प्रोडक्शन हो नहीं पा रही है, इवन उसको जो चीज थी वहीं पे है, तो ये टूटने लग जाते हैं। तो जो इनके एजेस है ना, वो टूटने से लग जाते हैं, वो ऐसे से पॉइंटेड हो जाएंगे, या फिर इस तरीके से कुछ हो जाएगा, कुछ इस तरीके के हो जाएंगे, और उनमें शाइन आ जाती है, बहुत ज्यादा चमकते हैं माइक्रोस्कोपिकली। और जो ये एजेस होते हैं ये खराब से हो जाते हैं, और इस एलिमेंट को हम कहते हैं वैक्सीकास्ट। ठीक, तो ये सेल्यूलर से बेसिक से स्टार्ट करेंगे तो हाइलीन। हाइलीन के अंदर अगर ग्रैनुलर एपिथेलियल सेल्स टूट चुके हैं तो वो डेब्रिस इकट्ठा जो हो रहा है उसको हम कहेंगे ग्रैनुलर। अगर वैक्सीकास्ट कब बनता है? जब हाइलीन कास्ट वहीं अटक जाते हैं किडनी में, जहां जहां पे वो थे, और अब वहीं धीरे धीरे वो टूट रहे हैं, एजेस उनकी खराब हो रही हैं, तो वैक्सीकास्ट। और अगर हाइलीन कास्ट के अंदर ग्लोब्यूल्स अगर आ गए फैट के, तो उसको हम कहेंगे फैटी कास्ट, और वो नेफ्रोटिक सिंड्रोम का पार्ट है। ठीक, तो हाइलीन से याद रखिए, और हाइलीन में ये डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स आपको ऐड करने हैं, तो बेसिक शुड बी हाइलीन विच यू शुड रिमेम्बर। ये हुए ए सेलुलर कास्ट, मतलब इसमें कोई भी सेल नहीं आया। ठीक, अब जब हम सेलुलर की बात करते हैं तो हाइलीन के अंदर कम से कम 3 सेल होने चाहिए, जिससे हम उसको सेलुलर कास्ट कह पाए। तो हाइलीन फाउंडेशन तो ठीक है, उसके अलावा आरबीसी अगर 2 हैं तो हम उसको आरबीसी कास्ट नहीं कहेंगे, हम उसे हाइलीन हाइलीन कास्ट में ही कैटेगराइज कर देंगे, या फिर कहीं और ढूंढेंगे जिसमें 3 मिल जाए। तो 1 2 3, मोर देन 3 में ही उसको सेलुलर कास्ट कहा जाएगा, लेस देन 3 में उसको नहीं कहा जाएगा। चाहे आपको दिखते रहे तो आप उसे हाइलीन कास्ट या ग्रैनुलर कास्ट करके मेंशन कर सकते हैं। WBC का भी यही है। अब RBC कास्ट, WBC कास्ट और एपिथेलियल कास्ट। अब जैसे किडनी है, किडनी के अंदर नेफ्रॉन है, उसका फंक्शनिंग यूनिट नेफ्रॉन होता है। नेफ्रॉन के अंदर ग्लोमेरुलस है, जो उसके आर्टरीज का वो जो होता है। ठीक है, ठीक। आरबीसी कास्ट कब बनेंगे? जब ग्लोमेरुलस में प्रॉब्लम होगी। ठीक है,
ग्लोमेरुलस में प्रॉब्लम होगी तो आरबीसी कास्ट बन जाएंगे। दो नेफ्रॉन्स के बीच में जो ये वाला एरिया है, अगर इसमें प्रॉब्लम होगी तो डब्ल्यूबीसी या पस सेल वाले कास्ट बनेंगे। और एपिथेलियल सेल कास्ट तो आप सिर्फ एपिथेलियल सेल कास्ट की तरह ही पढ़ लीजिए। तो ग्लोमेरुलस में अगर प्रॉब्लम है तो आरबीसी कास्ट, क्योंकि आर्टरी से रिलेटेड है, आर्टरी में खुद ही ब्लड होता है, आरबीसी होते हैं, तो डेफिनेटली ग्लोमेरुलस वहीं से आपको याद रह सकता है। और इसके बीच में जो ये वाला एरिया है, यहाँ पे प्रॉब्लम होती है तो डब्ल्यूबीसी कास्ट। So this is how you do it. Now for revision we can start with this कि कैसा दिखता है रियल में। अगर हम माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो वो एग्जैक्टली बहुत अच्छा शेप नहीं भी दिखता है, बट जैसे कि हमने बात की कि बेसिक इज हाइलीन, तो हम इसमें जैसे कि देख सकते हैं इसमें हाइलीन, इन ये जो डिब्रिस है इसको आप ग्रैनुलर भी कह सकते थे, बट बहुत फाइनली ग्रैनुलर में हम इस तरीके के देखेंगे। तो आप हाइलीन को ऐसे मानिए, वैसे आइडियली हाइलीन सिर्फ इतना पोर्शन होगा तो हाइलीन कहेंगे, बट दिस इज व्हाट वी गेट इन रियलिटी। सो दिस इज हाइलीन। अब हाइलीन में अगर हम एपिथेलियल सेल्स के डिब्रिस को ऐड कर रहे थे तो वो ग्रैनुलर बन रहा था, करेक्ट। अब इसमें हम देखेंगे कि ये वाला डिब्रिस है तो ये ग्रैनुलर वाला है, तो हम इसको ग्रैनुलर भी लिख सकते हैं, ग्रैनुलर कास्ट। तीसरा कौन सा था, फैट ड्रॉपलेट्स। तो बड़े बड़े फैट ड्रॉपलेट्स, ऐसा लगता है जैसे एयर बबल्स को कैद कर दिया गया है हाइलीन कास्ट के अंदर, तो हम इसको फैटी कास्ट कहेंगे। या फिर आप हाइलीन विद फैट लिख सकते हैं, हाइलीन सॉरी फाइन ग्रैनुलर कास्ट लिख सकते हैं। अब इसी ग्रैन्यूल्स को अगर हम बहुत मोटा मोटा कर दें और उसमें हमें एपिथेलियल सेल्स के कुछ पार्ट दिखने लग जाए ठीक ठाक और भरा हुआ दिखे पूरा हाइलीन कास्ट, तो हम उसको कोर्सली ग्रैनुलर कह रहे हैं। अब उसके साथ हमें सेल्स भी दिखने लग जाएं तो सेलुलर टू कोर्स ग्रैनुलर कह रहे हैं, मतलब एपिथेलियल सेल्स की डिब्रिस भी है इसके अंदर और सेल्स भी पड़े हुए हैं, जैसे पस सेल्स पड़े हुए हैं, तो आप इसको सेलुलर टू कोर्स ग्रैनुलर कह रहे हो, ठीक है। ये हो गया। और फाइन ग्रैनुलर ये है कि एपिथेलियल सेल्स का जो डिब्रिस है वो अंदर पड़ा हुआ है पर अच्छे से स्मूथ तरीके से वो दिख रहा है, ऐसा नहीं है कि कहीं ज्यादा पड़ा है कहीं कम पड़ा है। सो दिस इज फाइनली फाइनली ग्रैनुलर, ओके। अब सेलुलर में हमारे तीन थे, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और एपिथेलियल सेल्स। जैसा कि इस किडनी के उसमें देख सकते हैं ये नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन के अंदर ये ग्लोमेरुलस है। तो अगर आरबीसी निकल रहे हैं कास्ट के अंदर, आरबीसी आ रहे हैं 3 से ज्यादा, तो ये आरबीसी कास्ट हुआ। अगर इसके आसपास ये वाला एरिया जो है इसमें कोई दिक्कत है तो डब्ल्यूबीसी कलेक्ट हो जाएंगे कास्ट के अंदर, तो उनको हम कहेंगे डब्ल्यूबीसी कास्ट, ठीक है। और अगर एपिथेलियल सेल्स निकल रहे हैं तो एपिथेलियल कास्ट। वैक्सी क्या होगा, वो इस तरीके से गोल और नॉर्मल होके नहीं, कुछ उसके एजेस खराब से होंगे जो कि इसमें दिख रहे हैं। तो एंड स्टेज रीनल फेलियर वाले पेशेंट में, या बहुत ही डायलिसिस पे कोई पेशेंट है बहुत दिनों से और किडनी फेल हो चुकी है, तो आपको वैक्सी कास्ट खूब देखने को मिलते हैं, तो आप उसको वैक्सी कास्ट ही लिखेंगे, 1+, 2+ या 3+, ये आप देख सकते हैं कि कितना दिख रहा है। और ग्रैनुलर टू वैक्सी जरूरी नहीं है आपको बोलना है, आप अगर हाइलीन, हाइलीन विद फैट, या फिर फाइनली ग्रैनुलर, कोर्सली ग्रैनुलर या सेलुलर है तो सेलुलर में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, एपिथेलियल या फिर वैक्सी, अगर ये भी कर सकते हैं तो काफी मदद फिजिशियन की हो जाती है, क्योंकि एवरीथिंग जो भी कास्ट हैं वो सारे रीनल इन ओरिजिन होते हैं, मतलब किडनी के प्रॉब्लम में ही आते हैं, एक्सेप्ट एक्सेप्ट फीवर एंड हेवी एक्सरसाइज। इन दोनों सिचुएशंस के अलावा बाकी जितनी भी कंडीशंस हैं वो सब रीनल प्रॉब्लम्स हैं। एक स्लाइड ऐसे भी ताकि थोड़ा सा ज्यादा समझ आए आपको। ये हाइलीन, ये जो पीछे दिख रहे हैं दिस इज हाइलीन कास्ट, और ये हाइलीन कास्ट है, ये हाइलीन कास्ट है, ये हाइलीन कास्ट है जो पड़े हुए हैं, दीज आर ऑल हाइलीन कास्ट। और अगर हम उनको बहुत अच्छे विजुअलाइजेशन करें तो आउटलाइन दिख रही है आपको। जो टूटे हुए हैं वो वैक्सी कास्ट हैं,
जिनमें सेल्स हैं वो सेलुलर हैं, पर जैसे इसमें दो ही हैं तो हम इनको वैक्सी कहेंगे, सेलुलर नहीं कहेंगे। दीज आर पस सेल्स, पस सेल्स, पस सेल, पस सेल्स। ये यूरिन के अंदर पस सेल है, इनके अंदर होते तो WBC कास्ट हो जाते। यही पस सेल्स अगर इसके अंदर होंगे तो WBC कास्ट ये बन जाएगा। ये हुआ आपका ग्रैनुलर कास्ट, ये आपके RBC हैं और ये WBC हैं। ये WBC, ये RBC। वैक्सी कास्ट जैसे कि मैंने आपको बताया कि रीनल फेलियर में ही आता है, तो ये टूटे हुए दिख रहे हैं आपको यहाँ से एजेस इनके खराब हो चुके हैं, यहाँ पे खराब हो चुके हैं, यहाँ पे खराब हो चुके हैं। और ग्रैनुलर कास्ट में वही जिस तरीके से ऐसे ऐसे पूरा वो भरा हुआ है, जैसे कि पाउडर भर दिया हो उसमें रंग लगाकर, तो ये ग्रैनुलर कास्ट है। ये फिर वैक्सी कास्ट है, ये भी वैक्सी कास्ट है पर और ये ग्रैनुलर होगा। कभी कभी क्या होता है कि पूरा यूरिन एग्जामिनेशन कर लिया और पीछे बैकग्राउंड में हमें इस तरीके का पाउडरी सब्सटेंस दिखता रहता है। अब उसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि इसको हम यूरेट माने या फॉस्फेट माने। कलर के बेसिस पे भी देखेंगे तो ये थोड़ा सा येलोइश होता है यूरेट, और फॉस्फेट जो है वो थोड़ा वाइट की तरफ होता है। बट हम इतना भी ज्यादा हमें सोचने की जरूरत नहीं है। अगर आप यूरिन का जो एग्जामिनेशन करते हैं जिसमें पीएच होता है, अगर पीएच एसिडिक है, 7 से नीचे है, तो वो एसिडिक हो गया। तो अगर एसिडिक है तो उसको पाउडर को आप अमॉर्फस यूरेट लिख सकते हैं, और मोर देन 7 है अगर पीएच यूरिन का, तो आप उसको अमॉर्फस फॉस्फेट का नाम दे सकते हैं। तो अगर आपको इस तरीके से माइक्रोस्कोपिकली ना समझ आए कि इस पाउडरी सब्सटेंस को हम कौन सा अमॉर्फस दें, तो आप पीएच के हिसाब से डिसाइड कर लीजिए एंड यू कैन डू इट। क्योंकि अगर अल्कलाइन होता तो यूरेट एग्जिस्ट नहीं कर पाता, फॉर्मेशन नहीं कर पाता। यूरेट मतलब यूरिक एसिड से याद रखिएगा कि यूरिक एसिड विल ओनली एग्जिस्ट इन एसिडिक यूरिन। तो एसिडिक मतलब लेस देन 7.0, क्योंकि 7.0 एक न्यूट्रल पीएच होता है। इसके ऊपर इसके नीचे सारा एसिडिक है और इसके ऊपर सारा अल्कलाइन है। ठीक है, सो एसिड यूरिन मतलब अमॉर्फस यूरेट, अल्कलाइन यूरिन मतलब अमॉर्फस फॉस्फेट। अब हम बात करेंगे कि बैक्टीरिया को कैसे रिपोर्ट करें। मान लीजिए इस इतने फील्ड में ये इतने सारे बैक्टीरिया अगर आपको दिखते हैं, तो बैक्टीरिया जो है ना वो चलते हुए मूविंग होंगे और छोटे छोटे रॉड्स जैसे दिखेंगे ज्यादातर। ठीक है, क्योंकि इकोलाई बहुत कॉमन है, क्लेप्सेला बहुत कॉमन है, प्रोटियस भी काफी कॉमन है। तो ज्यादातर हमें ग्राम नेगेटिव रॉड्स दिखते हैं। अब ग्राम नेगेटिव तो करने का कोई वो है नहीं समाधान इसमें, क्योंकि ग्राम स्टेन तो हुआ नहीं है, इट इज जस्ट द अनस्टेन्ड यूरिन। तो आपको सिर्फ रॉड्स दिखते रहेंगी, बहुत ही पतली पतली मूविंग। ठीक है, अब इतना अगर आपको दिखता है तो आप इसे 2+ या 3+ दे सकते हैं। अगर इसका आधा दिखता है तो इसको 1+ देते हैं, थोड़ा बहुत दिखता है तो उसको हम प्रेजेंट देते हैं। ग्रेडिंग आपको धीरे धीरे विद प्रैक्टिस समझ आ जाएगी। ये है यीस्ट, इसमें क्या है, फूल जैसे बन जाते हैं आपस में, ब्रांचिंग होती रहती है और फूल की तरह ये करते रहते हैं। जैसे एक था फिर दो, ऐसे ऐसे फूल दिखते रहेंगे, काफी सुंदर दिखते हैं। और आप इसको बडिंग, बडिंग मतलब जो अभी भी डिवाइड हो रहा है ना, बडिंग ईस्ट प्लस देंगे। अगर पूरा भरा हुआ जैसे इसको मैं कम से कम 2+ दूंगी, और अगर और भी ज्यादा भरा हुआ तो 3+ देंगे। और जैसे ही आप बडिंग ईस्ट पॉजिटिव देते हैं तो पेशेंट या तो डायबिटीज की तरफ फिजिशियन सोच लेंगे, या पेशेंट प्रेग्नेंट है। दोनों केसेस में यूरिन में ईस्ट आ सकता है। तो यू विल हेल्प द फिजिशियन इफ यू रिपोर्ट बडिंग ईस्ट। बहुत ज्यादा पैरासाइट्स में आप नहीं जाएं, सिर्फ दो याद करें, शिस्टोसोमा एंड ट्राइकोमोनास। ट्राइकोमोनास एक वजाइनल पैरासाइट है और इसको रिपोर्ट करने से पेशेंट का कम से कम पैप स्मीयर और बाकी इलाज शुरू हो सकते हैं। और शिस्टोसोमा अगर आप रिपोर्ट करते हैं तो एटलीस्ट ब्लैडर की तरह पेशेंट का सोचा जा सकता है। सो इफ यू सी एनी ऑफ दीज रिपोर्टेड, शिस्टोसोमा हेमाटोबियम का आप देखेंगे कि एक अंडा है, एग है, और उसके साथ में ये इस तरीके का स्पाइक है। और ट्राइकोमोनास में आपको ये टेल जैसी ही दिखेगी, बहुत क्लियर नहीं दिखता है, पर ये देखिए जिस इस ये है और यहाँ पे एक ऐसे करके दिख रहा है। ठीक है, सेम ये इसमें भी ये ऐसे करके दिख रहा है। बस
ये बिल्कुल इसी तरीके का दिखता है, या फिर ये लार्वल फॉर्म में ऐसे वॉर्म की तरह दिखता है। पर ये जो है वो इसी तरीके के दिखते हैं। ये तो स्टेन्ड है, पर यूरिन में अनस्टेन्ड में ये सिर्फ इस तरीके का इनका फ्लैजेला थोड़ा बहुत दिखाई देता है। सो इफ यू सी इट रिपोर्टेड, जस्ट रिमेंबर टू पैरासाइट्स, ट्राइकोमोनास एंड शिस्टोसोमा। जैसे इस केस में आप देख रहे हैं कि बडिंग यीस्ट भी हैं और हाइफे भी हैं। ज्यादातर ये वाला स्ट्रक्चर ही मिलेगा आपको, ये बहुत कम मिलता है। ठीक है, तो यीस्ट अगर आपको मिलते हैं तो रिपोर्ट करिए। फर्स्ट सेल्स आपको कुछ इस तरीके के दिखेंगे, ग्रैनुलर दिखते हैं, और जो उनकी लाइनिंग है वो इस तरीके की दिखती है। आरबीसी जो दिखते हैं वो उनके अंदर एक हैलो बना होता है। और बहुत अजीब सी बात है कि जब आप आरबीसी देखते हैं तो वो समर सॉल्ट्स ले रहे होते हैं, कलाबाजियां खाते हैं स्लाइड के अंदर ही। दे आर मूविंग एंड वो दे आर इस तरीके से कलाबाजियां खाएंगे वो। जो पस सेल्स है वो ऐसे धीरे धीरे मूव करते हैं। और आरबीसी जब स्लाइड के अंदर देखेंगे आप तो वो उसको हमेशा ना ऐसे देखेंगे जैसे कलाबाजियां खा रहा है एक आरबीसी। सो दिस इज हाउ यू डिटेक्ट। ये रिवीजन स्लाइड है, मैंने इसमें सब कुछ है, सो आई हैव एडेड दिस स्लाइड एज अ रिवीजन स्लाइड। छोटा पोस्ट कार्ड देखा आपने, ये कैल्शियम ऑक्सलेट हो गया। ठीक, कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल। ये थ्रेड दिख रहा है यहाँ पे, तो एक म्यूकस थ्रेड आप बोल देंगे, इसकी स्पेलिंग गलत है, आप म्यूकस प्लस करके लिख सकते हैं। अगर ईस्ट सेल्स दिख गए जिसमें कि फूल जैसे ब्रांचिंग हो रही है तो आप ईस्ट सेल्स रिपोर्ट करेंगे। ये पस सेल है, यहाँ पे मुझे वो तो दिख नहीं रहा है, आरबीसी इज नॉट विजिबल। पर कैल्शियम ऑक्सलेट अगर है तो आरबीसी अच्छे से ढूंढ लेना चाहिए, क्योंकि कैल्शियम ऑक्सलेट किडनी स्टोन से निकलता है और किडनी स्टोन की वजह से आरबीसी यूरिन में आ सकता है, क्योंकि इंजरी होती रहती है किडनी स्टोन की वजह से। ठीक है, ट्राइकोमोनाज मैंने जैसे कि आपको कहा कि बस ऐसा पॉइंटेड सा ही दिखेगा, इससे ज्यादा आप ज्यादा कुछ नहीं देख पाएंगे। बहुत लकी हुए तो फिर इसमें दो आंखें टाइप की दिख जाएंगी आपको। अगेन आप देखिए इसमें बस ऐसे दिख रहा है, इसको एपिथेलियल सेल से कंफ्यूज नहीं करना है। स्क्वामस एपिथेलियल सेल्स ऐसा स्क्वायर जैसा दिख रहा है, बड़ा दिखेगा। ठीक है, ये भी इतना सा ही दिख रहा है। पसेल इस तरीके के दिख रहे हैं, अगेन पसेल ऐसे दिख रहा है, पसेल 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 पसेल। या सो दिस इज ऑल। या ये भी एक रिवीजन स्लाइड है, और इसमें भी यही है कि हमने पैरासाइट के बारे में जो बात की थी, अगर वो इस तरीके का दिखता है तो यू आर वेरी लकी। बट कभी कभी सिर्फ इस तरीके का दिखता है, और ये भी नहीं दिखा तो ये दिखेगा, तो आप उसको शिस्टोसोमा क्वेरी करके दे सकते हैं। But do not miss it. If you see it, just report it. Maybe you will help somebody to reach to a diagnosis which was very important anyway.